वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर्स दिखाऊंगी फंक्शनल इंग्लिश के। ये सैम्पल पेपर्स मैंने खुद बनाया है, ठीक है। कि अभी जो आपका पेपर होने वाला है 2 फरवरी 2026 में, किस टाइप का फंक्शनल पेपर फंक्शनल इंग्लिश का आ सकता है और किस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर वो पूछ सकते हैं सवाल। तो उस तरह से मैंने एक अंदाजे से 3 अलग सैम्पल पेपर्स बना दिए, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे सैम्पल पेपर्स इकट्ठे बता दूंगी और इसकी अलग अलग वीडियोस भी पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को अगर अलग से भी डिफरेंट सैम्पल पेपर्स देखने हो, इकट्ठे वो पूरी वीडियो ना देख पाए तो वो अलग से भी देख सकते हैं, सही है। तो जो पहला सैम्पल पेपर है इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स। अब डिपेंड करता है पेपर पर, क्या पता आपको पेपर में 3 घंटे की बजाय हमारा ना हाफ आवर का पेपर दें, तो ऑफ कोर्स पेपर पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बैच है सेमेस्टर सिस्टम के, तो उस हिसाब से अभी चीज़ें कन्फर्म श्योर नहीं है कि 100 मार्क्स का होगा कि नहीं। बट मैंने इसको अंदाजे के हिसाब से, जैसे पेपर्स होते रहे पंजाब यूनिवर्सिटी में, उस हिसाब से 100 मार्क्स का मैंने इसको बना दिया। इसके इंस्ट्रक्शंस में मैंने ये बता दिया है कि कुछ सेक्शंस में कंपलसरी भी हो सकते हैं, कुछ में चॉइसेस के भी आ सकते हैं, सही है, जैसे नॉर्मल पेपर होते रहे हैं। इसमें मैंने ग्रामर पोर्शन को अलग कर दिया है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन को मैंने तकरीबन 20 मार्क्स का बता दिया है। ग्रामर में आपको साइनॉम्स एंटोनिमीज आ सकते हैं। अब साइनॉम्स एंटोनिमीज होते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइनॉम्स में क्या होता है कि एक जैसा जो वर्ड है ना, मैं आपको बताती हूँ। गुड, आप कहते हो, आप गूगल पे लिखते हो गुड के अल्फाज से मिलता जुलता सिमिलर वर्ड, जो जिसका मतलब गुड जैसा ही हो लेकिन वर्ड चेंज हो। गुड की जगह मिसाल के तौर पे दूसरा वर्ड आपको बेटर मिल जाएगा। बेटर भी और गुड भी सेम है, मतलब दोनों के सेम है लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हैं, इसको हम साइनॉम्स कहते हैं। और एंटोनमीज का मतलब होता है कि जो वर्ड ऑलरेडी लिखा गया है उसका ऑपोजिट मतलब, जैसे कि गुड होगा, दूसरा वर्ड कौन सा होना चाहिए, बैड। तो जो चीज़ ऑपोजिट हो जाए ना, एक जैसी ना हो, उसको हम एंटोनिम्स कहते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको सवाल आ सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल्स दे रखी हैं। इससे आपको आ सकता है प्रोवाइड 2 सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ट्रांसफॉर्म। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म वाला जो वर्ड है, इससे मिलते जुलते 2 वर्ड्स आप लिख के दें। या फिर आपको आ सकता है कि आप एंटोनिम्स के 2 वर्ड्स लिख के दें कॉम्प्लेक्स के ऊपर, यानी कि जो वर्ड कॉम्प्लेक्स है इससे ऑपोजिट जो है वर्ड्स लिख के दें, सही है। तो इस तरह से आपको सवाल आ सकता है, ज़रूरी नहीं 2 आए, क्या पता ज़्यादा है, क्या पता ये आ ही ना। बट मैंने ये जो सिनोनिम्स एंटोनिमीज हैं आपके सिलेबस में देखा था, इसलिए मैंने इसको भी क्वेश्चन पेपर में डाल दिया। दूसरी चीज़ जो आपको आ सकती है वो आ सकती है सेंटेंस करेक्शन की, यानी कि आपको एक सेंटेंस लिखा मिलेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल में दे दिया है कि एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। अब ये जो सेंटेंस है इसको आपने करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है कि इसमें जहाँ पे आपको लग रहा है कि कॉमा गायब है, उधर कॉमा लगा दें। जहाँ पे आपको लग रहा है कोई पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, वो ठीक करें, ठीक है। तो इस तरह से करेक्शन सेंटेंसेस आपको आ सकती है। मैंने एक ही लिखे, जैसे वो 5 भी दे सकते हैं या जितने उनका दिल चाहे, क्या पता वो ये दें, क्या पता ना दें, क्योंकि ये पोर्शन आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने इसकी भी एक एग्जांपल दे दी है। फिर आता है एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, यानी कि आपको एक टीचर, यहाँ पे मैंने देखिए एक सेंटेंस दे रखा है, द टीचर ग्रेडेड द असाइनमेंट्स बिफोर द फेस्टिवल, सही है। ये जो आंसर है ना, ये एक्टिव है कि पैसिव है? ये जो आंसर, ये बेसिकली एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट बात बोली जा रही है कि जो टीचर है उसने असाइनमेंट के मार्क्स लगा दिए थे फेस्टिवल होने से पहले, यानी कि कोई स्कूल में फंक्शन है या कॉलेज में फंक्शन है, उसको फेस्टिवल कह रहे हैं, ठीक है। उस फेस्टिवल होने से पहले ही टीचर ने आपको असाइनमेंट के मार्क्स दे दिए। अगर कोई चीज़ टू द पॉइंट सीधी लिखी गई हो, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसको पैसिव में करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं कि असाइनमेंट्स हैव गिवन द मार्क्स और हैव गिवन द ग्रेड्स बाय द टीचर, यानी कि असाइनमेंट्स पे मार्क्स लग गए हैं या मार्क्स दे दिए गए हैं, किसके ज़रिए, टीचर के ज़रिए। यानी कि हम डायरेक्ट बात को इनडायरेक्टली घुमा के बोलते हैं, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, सही है। तो इस तरह से भी आपको सवाल आ सकते हैं, यानी कि कुछ सेंटेंसेस आपको पैसिव में आ जाएंगे और कुछ एक्टिव में। अगर एक्टिव में आए तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करना होएगा, पैसिव में आए तो एक्टिव में करना पड़ेगा चेंज। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। उसके अलावा आपको एरर आइडेंटिफिकेशन का सवाल आ सकता है। इसमें क्या करना है, स्पॉट एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे कि नीदर अली नोर हिज फ्रेंड्स वाज रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन। आपको इस तरह से एक सेंटेंस दिया जाएगा, इसमें हमने ढूंढना है कि क्या चीज़ ख़राब है, यानी कि कहाँ गलती हुई है,
और किस जगह पे चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा से सेंटेंस एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, सही होएगा। अब दूसरा सवाल आपको आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रपोजिशंस और आर्टिकल। आपने आर्टिकल्स अगर नहीं पढ़े तो आर्टिकल्स में क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं जो आपने काफ़ी यंग एज में प्रेप से लेके अपनी स्कूल क्लासेस तक भी इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको इस तरह से वॉवल आ सकते हैं, ए ई आई ओ यू वाले। उसके अलावा आपको सिंपल द वाला वर्ड का यूज़ भी आ सकता है, सही है। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि किसी भी वर्ड में, जैसे कि यहाँ पे आर लिखा गया है, आर जो है ए ई आई ओ यू में से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपल ए लगा सकते हैं या फिर द भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस भी वर्ड के साथ यहाँ पे देखिए रीडिंग लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस जैसा कोई वर्ड ढूंढ के लिखती हूँ, यहाँ पे ना सेंटेंस को छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आयशा इज होल्डिंग डैश अम्ब्रेला, सही है। मैंने लिखा कि आयशा जो है अम्ब्रेला उसने पकड़ के रखा है, जो छाता है उसको पकड़ के रखा है। अम्ब्रेला के साथ यू का यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स इस तरह के वर्ड के साथ हम एन लिखेंगे। लेकिन जहाँ पे ए ई आई ओ यू वाले लफ्ज़, इस ब्रैकेट के बाद जो लफ्ज़ ए ई आई ओ यू जैसा ना आए, वहाँ पे हम सादा सा ए या द वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगी जिनको आपने करेक्ट फॉर्म के साथ लिखना है, यानी कि कहाँ पे एन लिखना है, कहाँ पे आ लिखना है, कहाँ पे द लिखना है, उस हिसाब से आपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे मैंने 2 ही एग्जांपल दी हैं, क्या पता जैसे 10 आए, क्या पता इससे ज़्यादा आए। ठीक है, ये पेपर पे डिपेंड करता है, क्या पता ये दे ही ना, बट ये चीज़ आपके सिलेबस में मौजूद थी इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। आपको सेक्शन बी यानी कि सेपरेट पार्ट में भी आ सकते, चाहे एग्जामिनर चाहे तो आपको इकट्ठे बगैर सेक्शंस में डिवाइड किए भी दे सकते हैं पेपर, या चाहे दूसरा से सेक्शन डिवाइड करके भी, यानी कि 2 पार्ट्स में भी पेपर दे सकते हैं, या पार्ट डाले बगैर ही पूरा पेपर दे सकते हैं, यानी कि बगैर सेक्शंस के भी, इस तरह से बगैर इसके भी दे सकते हैं, या वो चाहे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दे सकते हैं, सही है। अच्छा, ये दूसरे पार्ट में मैंने क्या किया है कि मैंने ना एक पैसेज लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा है, सही है। इस पैराग्राफ के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपने सॉल्व करना है, सही है। ये आपने अक्सर किए होंगे अपने मैट्रिक और एफएससी में, एफए के पेपरों में, कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके साथ कुछ सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब आपको इसी पैराग्राफ के अंदर से निकालना होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एजुकेशन शेप्स और पर्सनैलिटी। अच्छा, मैं इसको वैसे पढ़ती नहीं हूँ, ये आप लोग खुद समझ गए होंगे कि आपको इस तरह से एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे मिलते जुलते जो सवाल होंगे, यहाँ से सवालों के आंसर्स आपको इसी के अंदर से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोबारा वही सेम बात बोल दी है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक और सेक्शन डिवाइड कर दी, जिसमें मैंने राइटिंग स्किल्स के 60 मार्क्स दे दिए। क्या पता आपको सेक्शंस ना दें, इकट्ठे ही दे दें, बट अगर सेक्शन वाइज आए तो इस तरह से आ सकता है, सही है। आपको क्या है राइटिंग स्किल में कि आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक ही ऐसे की एग्जाम्पल दी, क्या पता आपको इधर 2 ऐसे आ जाए, 2 में से 1 करना हो, 3 आ जाए, 3 में से 1 करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे के बारे में बताया कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द स्टूडेंट्स एंड लर्निंग। इसके बारे में बताया कि कम से कम आपका ऐसे 250 से लेके 300 वर्ड्स का हो। 250 से 300 वर्ड्स बनते हैं तकरीबन 2 पेजेस या 1.5 पेज। ठीक है, तो इतना पेज पे अगर आपने लिख लिया तो आपके ऐसे के मार्क्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। इससे कम का नहीं होना चाहिए आंसर, यानी कि इन लेटर से कम का नहीं होना चाहिए। आपको लेटर राइटिंग भी आ सकती है 30 मार्क्स की। अच्छा, मार्क क्या पता 40 का भी हो सकता है, लेटर 50 का भी। मैंने अंदाजे से इसमें बस 30 लगा दिए। ठीक है, लेटर राइटिंग अगर आई तो लेटर में आपको फॉर्मल लेटर भी आ सकता है और डिफरेंट और भी लेटर्स आ सकते हैं, सही है। तो कह रहे हैं कि एक फॉर्मल सा लेटर लिखें किसी प्रिंसिपल को और उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लासेस है वो बढ़ा दें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपको इंग्लिश नहीं अगर आ रही तो आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कॉलेज के अंदर अगर रिसोर्सेज नहीं है, किताबें नहीं हैं, चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो कॉलेज में वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। प्रिंसिपल से आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो लाइब्रेरियन आपके इंस्टीट्यूट की, कॉलेज की या स्कूल की, उसमें अगर किताबें या रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, आप प्रिंसिपल से उसकी बात कर सकते हैं। तो ये बातें आपसे वो कह रहे हैं कि लेटर में लिखें। लेकिन लेटर के साथ जब कोई वर्ड फॉर्मल आया, इट मीन्स कि आपने उस लेटर को ना रोबोटिक अंदाज में नहीं लिखना, जैसे कि एक रोबोट बोल रहा है मैं
जैसे रोबोट की तरह इंसान बात करता है ना, जिसमें कोई नॉर्मल इंसानों वाली टच ना हो। फॉर्मल में क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान, जैसे कि अगर आप अपने मम्मा पापा से बात करते हो तो आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, सादे अल्फाज में बोलते हैं कि आप ठीक हैं, कैसे हैं, मुझे आपसे कुछ फरियाद करनी है। मतलब इस तरह से कैजुअली आपने प्रिंसिपल से बात करनी है। ज़्यादा भी वल्गर कन्वर्सेशन ना हो, ज़्यादा भी स्टूपिड बंदा ना लगे, लेकिन जब कन्वर्सेशन आप करें, यानी कि आप जो लेटर लिख रहे हो वो फॉर्मल सा लगना चाहिए। यानी कि उसमें आप प्रिंसिपल की तारीफ़ भी कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल के बारे में अच्छे कमेंट्स भी दे सकते हैं, और थोड़ा बहुत फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का बता सकते हैं कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पा रही और मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए इंग्लिश की क्लासेस बढ़ा दें। यानी कि आप डायरेक्ट नहीं कहोगे कि इंग्लिश की क्लासेस बढ़ा दें, बल्कि आप थोड़ा सा अपने बारे में भी तारुफ दोगे कि मेरी इंग्लिश सही नहीं बन पा रही, मेरी इंग्लिश की ग्रिप नहीं अच्छी हो पा रही। तो इस तरह से आपने इस फॉर्मल लेटर को लिखना होता है। तो अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको आता है प्रिसाइज राइटिंग और टाइटल। यानी कि आपको ना इस तरह से एक पैराग्राफ दिया जाएगा लंबा सा, आपने उसको और छोटा करके लिखना होगा। यानी कि प्रिसाइज का मतलब है छोटा करके लिखना होएगा, और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एक सूटेबल सा टाइटल देना होएगा। ठीक है, बस इतना ही था। दूसरा पेपर भी हम देख लेते हैं। अगर आपको ये पेपर ख़रीदने हुए हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल्स एकेडमी इस्लामाबाद। ये हमारा पेपर 2 है। पेपर 1 की मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, पेपर 2 में आपको क्या क्या आएगा वो हम डिस्कस करते हैं। यानी कि मैंने जितने भी पेपर्स हैं ना तीनों, वो थोड़े डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि जितना भी आप लोगों का सिलेबस है ना फंक्शनल इंग्लिश का, वो तो ज़्यादा है, तो मैंने उस हिसाब से ही डिवीजन कर दिए पेपरों की कि क्या पता आपको पेपर 1 जैसा सवाल आ जाए, क्या पता पेपर 2 जैसा सवाल आ जाए पेपर में। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने इसको तकरीबन 100 नंबर का रखा है और 3 घंटे का टाइम लगाया। अब टाइम और ये मार्क्स पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या पता 100 नंबर का ना आए, ज़्यादा कम मार्क्स का आ जाए, क्या पता आपको 80 नंबर का पेपर आ जाए फंक्शनल इंग्लिश का, या 60 का। ये तो पेपर पे डिपेंड करता है, बट मैंने अंदाजे से इस पर नंबर दे दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और अच्छी राइटिंग में आपने इसको अटैम्प्ट करना है, क्लियर वर्डिंग्स में अटैम्प्ट करना है। और ये मैंने क्लियर वर्डिंग्स इसलिए लिखी हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी ग्रामर बड़ी अच्छी होती है, ज़बरदस्त होती है, लेकिन उनकी राइटिंग इतनी गंदी होती है कि वो अपनी लिखी हुई अल्फाजों को इतना गंदे तरीके से लिखते हैं कि एग्जामिनर को लगता है इस बच्चे को नहीं आता था, तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए अपनी राइटिंग को आप क्लियर रखा करें और नीटली लिखा करें। ठीक है, कट्स वगैरह खाम ना लगाया करें। एक कट लग गया कोई बात नहीं, 2 कट लग गए कोई बात नहीं, लेकिन सारा पेपर में बेतुके के कट्स और इस तरह से हम करते हैं ना, एक सेंटेंस लिखते हैं फिर इस तरह से ख़राब, मतलब कोई चीज़ हमें सही ना लगे हम इस तरह से गंद मार देते हैं, वो नहीं करना। अगर कोई चीज़ ठीक ना आपको लग रही है ना, जैसे मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू, अगर मुझे एम नहीं लिखना था तो मैं एक छोटा सा कट लगा दूंगी, फिर साथ आ लिख दूंगी, यानी करेक्टेड वर्ड साथ लिख दूंगी और इसको हल्का सा कट लगा दूंगी। अगर पूरा सेंटेंस ख़राब है तो आपने यूँ 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 नहीं करना, छोटा सा एक कट लगा दी इस तरह से और फिर दूसरी लाइन में लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने यहाँ से कटिंग की है और फिर आगे गए। नहीं तो अगर आप पूरा यूँ यूँ कर देंगे ना तो फिर वो चीज़ काफ़ी अजीब सी लगती है। अच्छा, पहला इसमें सेक्शन में मैंने क्या किया है कि ग्रामर एंड वोकेबलरी वाले पोर्शन को डाल दिया। यानी कि आपका जो फंक्शनल इंग्लिश है उसमें ग्रामर का पोर्शन, वोकेबलरी का पोर्शन जो होएगा ना, उस हिसाब से ही मैंने इधर भी डाल दिया है कि इसमें ग्रामर और वोकेबलरी का पोर्शन है जिसमें आपको साइनॉम्स और एंटोनिमीज़ आएंगे। साइनॉम्स एंड एंटोनिमीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको फर्स्ट पेपर में कि आपको एक साइनॉम एंड एंटोनिमी से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल दी, क्या पता आपको 10 सवाल आ जाए इसके। सही है, आपको सेंटेंस करेक्शन आ सकता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा उसको करेक्ट करना होगा, आपको एक्टिव पैसिव आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और इस तरह से आइडेंटिफिकेशन एरर आएंगे या करेक्शन करनी होगी, यानी कि एक सेंटेंस दिया जाएगा उसको करेक्ट करना होगा। फिल इन दी ब्लैंक्स आ सकती है जिसमें आपने आर्टिकल्स का यूज़ करना है। आर्टिकल्स में पिछले वाले पेपर वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि उसमें आपको ए ई आई ओ यू वॉवल्स वाले जो वर्ड है ए ई आई ओ यू वो यूज़ करने पड़ेंगे, तब जहाँ पे आपको लगा कि वॉवल्स वाला वर्ड यूज़ हुआ है। या फिर आप सिंपल आ या दा का यूज़ भी कर सकते हैं जहाँ पे वॉवल का यूज़ नहीं हुआ। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी, रीडिंग कम्प्रहेंशन। यानी कि आपको ना एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब आपने उसी पैराग्राफ से देख के देने हैं। सही है, इस तरह से आपको ये अटैम्प्ट करना है। फिर दूसरा सवाल देख लेते हैं। सेक्शन सी में आपको राइटिंग स्किल्स आ सकती हैं। यानी कि मैंने दूसरे सेक्शन में डिवाइड इस तरह से किया कि इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपको एक ऐसे लिखना होएगा
ठीक है। यहाँ मैंने एक ही ऐसे की एग्जांपल दी, क्या पता आपको 2 आ जाए ऐसे, उसमें से एक करना हो, या 3 आ जाए उसमें से एक करना हो, ठीक है। और ऐसे की लेंथ जो है तकरीबन 250 से 300 वर्ड्स की हो, यानी कि ये बनते हैं 2 पेजेस या 1.5 पेज बनते हैं, यानी कि इससे कम का आपका ऐसा ना हो। 2 पेजेस से ज़्यादा अगर लिखें तो अच्छी बात होगी, अगर 2 पेजेस नहीं लिखे जाते तो कम से कम 2 पेजेस या फिर 1.5 पेज तक आपका ऐसे लाजमी जाए। आपको एक लेटर भी लिखना पड़ सकता है, और आपको प्रेसाइज राइटिंग आएगी, यानी कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ आएगा, उसको आपको छोटा करके लिखना होगा और साथ में एक टाइटल देना होगा जो उस पैराग्राफ्स के साथ सूट कर सके। उसके अलावा सेक्शन डी भी आपको आ सकता है, जिसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जा रहा है, उसके अंदर जो सूटेबल वर्ड है वो आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको MCQ जैसी चीज़ भी आ सकती है। सही है, बस इतना ही था इस पेपर में। अब हम आखिरी वाला थर्ड पेपर भी देख लेते हैं। तो थर्ड पेपर की वीडियो आप चाहें तो सेपरेट भी दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, या इसी वाली वीडियो के साथ ही इकट्ठे देख सकते हैं। अगर ये आप पेपर्स ख़रीदना चाहते हैं या मज़ीद मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पे एडमिन होएगा, वो आपको बता देगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। अभी मैं फंक्शनल इंग्लिश का थर्ड पेपर स्टार्ट कर दिया, यानी कि थर्ड सैम्पल पेपर आपको दिखा रही हूँ। पहले 2 पेपर के मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। थर्ड पेपर में आपको क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। थर्ड पेपर में एज यूजुअल आपको ग्रामर एंड वोकेबलरी आएगी, जो कि आपके जो सिलेबस है ना सेमेस्टर का, उसके अंदर भी इस तरह से एक पूरा एक हेडिंग बनी हुई। तो जो हेडिंग आपको उस कोर्स में दे रखी है वैसे ही मैंने इसके अंदर पेपर में डिज़ाइनिंग उसकी कर दी है कि ग्रामर एंड वोकेबलरी से आपको सवाल आएंगे। इसके अलावा आपको साइनॉम्स एंड एंटोनिमीज़ आएंगे, यानी कि आपको साइनॉम्स से कुछ सेंटेंसेस आएंगे और कुछ जो है सेंटेंस आपको एटोनमीज़ के पूछे जाएंगे कि एटोनमीज़ के से वर्ड दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा इसके ऑपोजिट वर्ड ढूंढने, और इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको सेंटेंस करेक्शन आ सकती है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको करेक्ट करना होएगा। एक्टिव पैसिव आ सकती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें जो गलती है वो गलती कहाँ मौजूद है उसको ठीक करना होएगा, ठीक है, उस गलती को करेक्ट करना होएगा। उसके अलावा आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं, यानी कि आपको इस तरह से सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसको आपने उसके अंदर करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड लिखना होगा। अब इसमें लिखना क्या है कि आपको द का यूज़ करना है, वॉवल्स का यूज़ करना है, ठीक है, द और वॉवल्स का। तो जो चीज़ जो सूट करती है ना, उस हिसाब से आपने इसकी फिल इन द ब्लैंक पूरी करनी है, जवाब लिखना है। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएंगी, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने उन क्वेश्चंस का जवाब उसी पैराग्राफ से देने होंगे। और पैराग्राफ में ऑब्वियसली एज इट इज़ तो आपने जवाब नहीं देना, आपने उस जवाब को अपने अल्फाज में लिखना होगा पैराग्राफ की मदद से, यानी कि इसको देखते हुए अपने अल्फाज में इन सवालों का जवाब देना है। फिर आता है सेक्शन सी, जिसमें रीडिंग स्किल्स आएंगी, यानी कि इसमें आपको जो है रीडिंग स्किल्स क्या नहीं, अपना राइटिंग स्किल्स आएंगी, जिसमें आपको करना क्या है कि आपको ऐसेस लिखने के लिए कहा जाएगा। एक ऐसे आ सकता है या एक से ज़्यादा आएंगे, उनमें से शायद आपको 1 करने पड़े, 2 करने पड़े, पेपर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे कितनी लेंथ का हो, कम से कम 2 पेजेस तक का ऐसे हो, उसी हिसाब से वर्ड काउंट लिखा गया है। 2 पेजेस पे होगा या 1.5 पेज पे होएगा, तब जाके वो 250 से 300 वर्ड्स बनता है। लेटर राइटिंग आ सकती है, यानी कि आपको लेटर लिख के देना होगा। प्रिसाइज राइटिंग आएगी, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपने मज़ीद छोटा करके लिखना होएगा और एक सूटेबल सा टाइटल देना होएगा। फिर आता है सेक्शन डी, जिसमें तकरीबन आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको MCQs आ सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से लिखाएगा चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से अपने जितने सेंटेंस हैं उनको देखना है, उसमें से जो करेक्ट होएगा उस पर आपने टिक कर देना है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, फ़ायदेमंद लगी, तो आप इस पर अपना एक कमेंट दे सकते हैं, और मुझे किस तरह की मज़ीद वीडियोस बनानी चाहिए आप मुझे डिफरेंट आइडियाज़ भी दे सकते हैं। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।